आइए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। क्या टॉपिक है बच्चों? इसको पढ़ाने से पहले मैं ना आपको कंपोनेंट्स कुछ अलग तरह से बताता हूं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। कोई नहीं, कोई नहीं, अरे रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं पढ़ा दूंगा वैसे भी। नहीं, बहुत आसान है। देखो बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या होता है? आपने बजट पढ़ा था अच्छे से? बजट में आपने पढ़ा कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम हर इकोनॉमिक, नहीं, हमारे गवर्नमेंट जो भी एस्टिमेट करती है कि हम कितना रिसीव करेंगे और कितना खर्च करेंगे, वो सब इसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी शो करती है। अच्छा, लेकिन जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं? कंपोनेंट्स मतलब किस तरीके से वो बजट को पेश करते हैं, उसके अंदर जितने भी खर्चे रिसिप्ट हैं वो कैसे शो किए जाते हैं। तो एक बार ना आप सोचना समझना तरीके से, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। इधर एक क्या है, रेवेन्यू, और एक क्या है, इस कैपिटल को अकाउंट के कैपिटल से मत जोड़ना, ठीक है। बजट जो है यहां पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। क्या आप लोगों को बजट पता है क्या होता है? प्लानिंग होती है, इसमें हम ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है हम क्या क्या करने वाले हैं। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। जरा इसको हम रखते हैं साइड में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, जब गवर्नमेंट ये बोलती है अपने बजट के अंदर, इधर जब गवर्नमेंट ये बोलती है अपने बजट के अंदर, थोड़ा थोड़ा दे दो चलो, एक सीट, पांडे जी आई हैं थोड़ा लेट पूजा पाठ करके, ये रही हो जाए, यहीं हो जाए, यहीं। हाँ जी, तो जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है, सुनो ध्यान से, जब गवर्नमेंट बजट लेके आती है तो गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे कुछ रिसिप्ट होने वाले हैं, क्या हमारे कुछ क्या होने वाले हैं, रिसिप्ट, और कुछ क्या होने वाले हैं, खर्चे, ठीक है। रिसिप्ट मतलब होता है पैसा आना, एक्सपेंडिचर मतलब होता है पैसे का जाना। तो गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि कितना पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कितना पैसा जाएगा। समझ में आया? अब आपको बताता हूं, जो रिवेन्यू, ये जो रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट में क्या होता है, पैसा आता है, लेकिन रिसिप्ट होती है दो तरह की, रिसिप्ट होती है दो तरह की, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो अभी जो पढ़ा था हमने ना पीछे, रिवेन्यू और कैपिटल, वो यहां आने वाला है। इधर देखो, इधर तो सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो, रिसिप्ट। क्या होती है रिसिप्ट? कि आप गवर्नमेंट प्लान कर रही है कितना पैसा फाइनेंशियल ईयर में, फिजिकल ईयर में आएगा। और रिसिप्ट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा, ठीक है, लेकिन इससे किसी भी एसेट्स पे, किसी भी एसेट्स पे या किसी भी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी एसेट्स या किसी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट की किसी भी एसेट्स, किसी भी लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैसा फिर भी आएगा। क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल है कि आप गवर्नमेंट हैं और आपके पास पैसा आ रहा है कहीं से भी, पब्लिक से? हाँ बिल्कुल, टैक्स है। टैक्स एक ऐसा इनकम है, नॉट एसेट्स नॉट लायबिलिटी। टैक्स क्या है उनकी, जो कि ना किसी एसेट से इंपैक्ट करेगा ना किसी लायबिलिटी पे। ये सिंपल क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या ये समझ में आ गया? तो कोई भी ऐसा पैसा रिसीव हो रहा है, एग्जाम में आ सकता है, कोई स्टेटमेंट लिख दे और आपसे पूछे बताओ ये कौन सी रिसिप्ट है या कौन सी एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया?
अब एक और रिसिप्ट कौन सी है हमारी, कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट ये क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट में आपके पास पैसा आएगा, रिवेन्यू में पैसा आता है, कैपिटल में पैसा आता है, पर कैपिटल रिसिप्ट में आपकी एसेट्स जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, कम या लायबिलिटी, दोनों एक बार नहीं होगा, या एक बार में एक चीज, या तो एसेट कम हो रही होगी या तो लायबिलिटी बढ़ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी दूसरे कंट्री से लोन ले लिया, लोन लेने से पैसा आता है, रिसीव होगा, रिसिप्ट होगा, तो उससे क्या होगी, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। यहां कोई इनकम खर्चे की बात नहीं होगी, यहां सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी। एग्जाम्पल और जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट ने पीएसयू बेच दिए थे, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी कंपनियां बेच देती हैं, तो बेचने से गवर्नमेंट अब क्या आता है, पैसा आता है, पैसा आता है, उस पैसे के आने से गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, एसेट्स कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनियां उनके पास कम हो जाएंगी, हाँ या ना। तो ये समझना है, और एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है, आपको समझ के बताना होता है कि रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। समझ में आया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, कि एज अ इंडियन गवर्नमेंट, आप इंडियन गवर्नमेंट में हो और आपने श्रीलंका को 1 लाख करोड़ रुपए उधार दिए थे पहले कभी, आज उन्होंने 1,20,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए, लोन भी, तो ये कौन सी रिसिप्ट है, सारा, ये कौन सी रिसिप्ट है, 1,20,000 करोड़ रुपए आपके लिए कौन सी रिसिप्ट है, ये एक्चुअल में कोई एक रिसिप्ट नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ये एक रिसिप्ट नहीं है, ये दो रिसिप्ट है। कैसे, एक तो दिया हुआ पैसा वापस मिल रहा है, लोन देना एसेट्स होती है, और वो आपको अगर वापस कर देगा तो आपका हक उस पर खत्म, मतलब आपकी एसेट्स कम हो गई, कितना, 1 लाख मिलने पर आपको जो अलग से कितना मिल रहा है, 20,000, वो आपके लिए क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि वो आपकी इनकम है। समझ में आया। आपकी एसेट सिर्फ 1 लाख की थी, जब किसी को लोन देते हो तो आपका उस पर हक बन जाता है, और हक मतलब एसेट्स है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे का मतलब क्या होता है, जिसपे तुम्हारा हक बनता हो, तो जब तुम किसी को लोन दोगे तो हक तो बनेगा। तो तुमने 1 लाख का लोन दिया था, तो 1 लाख थोड़ा वापस आए हैं, 1 लाख जो आए वो तो है ही, वो क्या आपकी कैपिटल रिसिप्ट, जो अलग से मिला वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंट्री के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से मिल रहा है डिविडेंड, बताओ कौन सी रिसिप्ट है ये, डिविडेंड हमारी प्रॉफिट का एक पार्ट होता है कंपनी का, तो ये इनकम है ऑलरेडी, क्या है ये, रिवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेना, बताओ क्या कौन सी होगी ये, पैसा वापस ले लिया, मतलब पैसा आ रहा है ना, ये कौन सी रिसिप्ट है, क्योंकि आपका एसेट्स वहां पे कम हो गया, क्यों नहीं हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी एसेट्स कम हो जाना, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं किस पे बच्चों, एक्सपेंडिचर पे। अच्छा लेकिन रुक जाओ, रिवेन्यू रिसिप्ट में अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक्सपेंडिचर चालू करेंगे, तो अभी रिवेन्यू रिसिप्ट पे एक बार फिर से आ जाओ। रिवेन्यू रिसिप्ट में मैं आपको फिर कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आप बताना ठीक है सही है कि नहीं। रिवेन्यू रिसिप्ट में और भी बातें होती हैं, एक टैक्स रिवेन्यू और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू, समझ में आ रहा है। यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, दो तरह के रिवेन्यू आते हैं, दो तरह की रिसिप्ट होती हैं, एक टैक्स और एक, देखो ध्यान समझना, रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो सिर्फ इनकम होती है, सिर्फ इनकम, कोई ऐसी लायबिलिटी बात होती है यहाँ पे नहीं, बोला तबीयत खराब है। रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, सिर्फ पैसा आता है, इनकम होती है, और इसमें भी दो तरह की होती है, टैक्स और, अब बताओ जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी आपसे ले लिया, आप एक बिजनेसमैन है, आपके प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट जीएसटी आपसे ले रही है, तो किस में आ जाएगा वो टैक्स रिवेन्यू में आ जाएगा, गवर्नमेंट की इनकम है ये, गवर्नमेंट ने आपसे इनकम टैक्स ले लिया, रोड टैक्स ले लिया, ठीक है, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट ले रही है किसी तरह के, टैक्स दो तरह की होती है बच्चों, कौन कौन सी, डायरेक्ट और डायरेक्ट, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आ सकता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब गवर्नमेंट जिस पे लगाती है उसी को ही पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने अगर तुम पे इनकम टैक्स लगाया तो तुम्ही को पे करना है, ना किसी और को। गवर्नमेंट ने अगर तुम पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, कॉर्पोरेट मतलब प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है ना उस पे टैक्स, तो वो जैसे तुम कल पढ़ रहे थे ना टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ रहे थे ना, तो वो वाला टैक्स, तो अगर तुम वो टैक्स भी पे कर रहे हो तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लेकिन जीएसटी पे करना क्या है,
क्यों? क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट लगाती कंपनी के ऊपर है, पर कंपनी फर्म बिजनेस लोगों से लेके देती है ना, वो अपनी जेब से नहीं देती, लोगों से लेके देगी वो। तो ऐसे मतलब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट जिसके ऊपर लगा रही है वो नहीं पे कर रहा, इनडायरेक्टली किसी और से पे करवा रहा है, तो ऐसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। पर है दोनों टैक्स ही ना, तो गवर्नमेंट को इनकम दो तरीके से होती है टैक्स में भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, ठीक है। हाँ नहीं देखो, पहले ना जब 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था तो कुछ पता चलता नहीं था हम लोगों को कि किस चीज पे, क्योंकि हर चीज पे अलग टैक्स होते थे, पर और हर स्टेट में अलग टैक्स होते थे, रेट अलग हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूपी के लोग, यूपी के वेंडर इसको 10% बेच रहे हैं, पर लेकिन दिल्ली में 12% बेच रहे हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, जीएसटी आने के बाद कोई भी स्टेट हो इस पे लगेगा सिर्फ एक ही परसेंटेज। तो ऐसे में लोग ज्यादा जागरूक हो गए, अब मतलब लोगों को पता चल गया, लोग अब अवेयर हो गए हैं कि कौन से अप्लायंसेस पे, कौन सी चीजों पे कितना टैक्स है, ठीक है। इससे क्या होता है, फायदा हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो टैक्स की बचत दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों ही गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है, दोनों ही गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या? चलो अब आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब कौन सी रिसिप्ट होगी, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो सकता है बताओ, वो इनकम जो टैक्स रिलेटेड नहीं है, वो इनकम जो टैक्स, वो बता सकता है कोई कोई इनकम गवर्नमेंट की, क्या, डोनेशन। हाँ जी, देखो यहां लिखा हुआ बच्चे, ध्यान ध्यान देखना, नॉन टैक्स रिवेन्यू पा गए। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सुनो, अभी हम रिसिप्ट पढ़ रहे थे, रिसिप्ट में हमने पढ़ा बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह की होती है, मतलब गवर्नमेंट को दो सोर्स से पैसा आता है रेवेन्यू में भी, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में आपने दो पढ़ लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। नॉन टैक्स होता है जहां गवर्नमेंट का टैक्स के अलावा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये वो रिसिप्ट है जहां गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा जो पैसे आते हैं वो होते हैं, जैसे एग्जांपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से आपने लोन लिया है, सरकारी बैंक से लोन लेते हो ना, तो आपको क्या देते हो बैंक को, तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। या सरकार ने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाती है, सरकार प्राइवेट में भी पैसा लगाती है, और क्या कमाती है वहां से, प्रॉफिट और डिविडेंड। जैसे एलआईसी एक सरकारी कंपनी है, और एलआईसी दूसरे प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, और वहां से प्रॉफिट कमाती है। तो प्रॉफिट डिविडेंड भी उनके लिए क्या है, इनकम है। फीस, अगर आप कॉलेज फीस दे रहे हो, कौन सी, सरकारी कॉलेज की फीस, या कोई अनदर फीस कोई भी देते हो, तो वो सब भी है। लाइसेंस फीस है, फाइन एंड पेनल्टी है, ठीक है, एचएस्ट है, गिफ्ट एंड ग्रांट। मतलब ये क्या होता है, देखो तुम सारे वर्ड तो देख लिए, तुमने सारे वर्ड देख लिए, पर यहां जब आए तो फंस गए कि भैया ये क्या है। आओ तुम्हें बताते हैं क्या होता है। सुनो, ये सब समझ में आ गया आपको, इतना आसान आसान वर्ड लिखे हैं, सब समझ में आ गया। पेनल्टी समझ में आ गया होगा, जैसे आप 3 चल रहे हो बाइक पे लहराते हुए, इनका भी कट जाता है बाद में अगर थोड़ा सा बैलेंस है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये जो अलग वर्ड है, जैसे मैं बोल नहीं पा रहा हूं, एचएस्ट बोलते हैं इसको, एचएस्ट जो भी है, इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। सुनो, वैसे ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता, इंडिया में वोट बैंक की राजनीति होती है ना, इसलिए अप्लाई नहीं होता, ये बाहर होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे, अगर गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट वर्क से तुम्हारा कोई फायदा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर जहां पे है, सुनना ध्यान से, तुम्हारा घर जहां पर है वहां तुम्हारे घर की वैल्यू इतनी है नहीं, या है, लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से आपके घर की वैल्यू क्या हो गई अब। जैसे मरियम को 10-15 साल पहले कोई पूछता नहीं था, है ना। अब वहां पे आपके बिल्डिंग की वैल्यू, सुनो, आपके बिल्डिंग की वैल्यू इसलिए बढ़ गई कि गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट वर्क से फायदा हुआ आपको। अब वहां तुम गवर्नमेंट को तब भी गाली सुनाओगे अगर गवर्नमेंट कुछ ना कर दिया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तुम्हारा वैल्यू बढ़ी है। अब यहाँ पे ना, अब उस तुम्हारे फायदे में गवर्नमेंट तुमसे कुछ मांगती है आके, नहीं मांगती ना। लेकिन अगर वो मांगने लग जाए तो, कि लाओ भाई लाओ, हमारी वजह से तुम्हारा फायदा हुआ है, लाओ पैसे निकालो, ठीक है, हमारी वजह से तुम्हारा फायदा हुआ, लाओ पैसे निकालो। ऐसा बाहर होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट अगर पैसा मांगने आ जाएगी
तो फिर वोट चले जाएंगे उनके, वोट, है ना। तो ये ऐसा है कि गवर्नमेंट को इनकम होती है कुछ इस तरह से। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड, वो होती ना लीज, कुछ होता है वो। हाँ इसका इसका बताता हूँ, इसका एक भी मतलब, ये भी मतलब है। एक तो ये एक और मतलब भी है इसका कि अगर मान लो जैसे मैं हूं और मेरा कोई भी नहीं है और मेरे जितने भी एसेट्स हैं मेरे मरने के बाद वो उसका वारिस कौन होगा, कोई नहीं होगा, तो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। ये भी आ जाएगा इसमें, आप एग्जांपल ले सकते हो, ये भी होता है। पर इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी होता है। नहीं जिस मैंने एग्जाम्पल बताया ना, इसका एक और नाम भी है, बताऊंगा तुम्हें। दोनों आ जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे, चलो छोड़ो। पर समझ में आया। ये भी है कि अगर आपके कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो बच्चों ये है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें आपने दो पढ़े, टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट में। आपको पता चलिए कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जहां आपकी एसेट्स रिड्यूस या फिर लायबिलिटी इंक्रीज। कैपिटल रिसिप्ट रेफर दो रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, और कॉजेज अ, जिसकी वजह से रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कुछ सोर्सेज जैसे बोरिंग, लोन लेने से रिसिप्ट होता है पर इससे लायबिलिटी बढ़ेगी। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या होता है, किसी ने आपको लोन वापस कर दिया, जैसे मैंने बताया था ना श्रीलंका का एग्जांपल, उसने आपको लोन वापस कर दिया, आपका लोन, आपने लोन दे रखा था तो पैसा आएगा, इससे हमारी लायबिलिटी नहीं एसेट्स कम हो जाएगी, क्योंकि लोन देना ऐसे होती है और लोन वापस मिल जाना, एसेट्स कम हो जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कंपनी बेच दिया आपने, जैसे आपने मुझे लोन दिया तो आपके लिए क्या है, वो पैसा मेरी लायबिलिटी है, पर आपके लिए क्या है, अगर मैं वो पैसा वापस कर दूं आपको तो आपके एसेट्स कम। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देना, वो क्या, हाँ, पर ध्यान एसेट्स कम लायबिलिटी ज्यादा। डिसइन्वेस्टमेंट में आपकी एसेट्स कम हो जाती है क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो, जैसे हम कहते हैं ना पीएससी को सेल कर दिया गवर्नमेंट ने, तो डिसइन्वेस्टमेंट है वो। जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, पैसा आएगा पर आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। स्मॉल सेविंग, यहां पे बच्चों ये है कि आपने अपनी सेविंग से पैसा निकाल लिया है, सेविंग करा हुआ एसेट्स है, निकाल लिया पैसा, आपके एसेट्स कम। ठीक है, अब यहां पे कुछ एग्जांपल है बच्चों, यहां है कुछ एग्जांपल, फटाफट से बताना क्या आंसर होगा। लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, निशांत बताया, जिससे पूछा वो बताएगा, खचरापंती मत करना यहाँ पे। निशांत इसका आंसर क्या होगा, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट या रिवेन्यू रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, ज्यादा एक्साइटमेंट में नीचे हो गया चलो अच्छा, एग्जाम में अगर आता है तो आपको सिर्फ ये मत लिख देना कैपिटल रिसिप्ट है, उसका रीजन भी लिखना, इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट क्रिएट फॉर द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि आपको कैपिटल रिसिप्ट के बारे में भी लिखना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है। ठीक है, चलो, हाँ जी ऋतिक, कॉर्पोरेट टैक्स, ऋतिक है, मैं ऋतिक बोला, लास्ट पे टिक, सबके टिक, रात पे टिक हाँ भाई, ये क्यों, क्या ये टैक्स लिखा है ना, ये टैक्स रिसिप्ट है, किस में आता है, रिवेन्यू रिसिप्ट में आता है। ठीक है बच्चों, इनकम टैक्स रिसीव बाय गवर्नमेंट, ये भी इसी का पार्ट है। चलिए इसके बाद यदि आप बताएं, सैनी जी आप बताएं, ग्रांट रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, बोलो ये क्या है, बिल्कुल सही। देखो एक्चुअल में गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट, ये सब आपको याद है, यूनिट ट्रांसफर, बीओपी में पढ़ा था, यूनिट ट्रांसफर, वन वे ट्रांजेक्शन पढ़ा था हमने बीओपी में, ये वही है जहां पे सिर्फ एक तरफा ही क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है,
ठीक है, तो यहां पे ये क्यों हंस रही है? पढ़ा रहा हूं, हंस रही है क्या? मैं कुछ ऐसे वर्ड बोलता हूँ जिनको आगे कुछ और लेना चाहिए, है ना, ऐसे इसलिए पकड़ लेते हैं, एक तरफा बोल दिया अभी हंसने लगे। ओ आगे तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे हमारे से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड। ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, सॉरी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से आप हमारी गवर्नमेंट को कुछ हेल्प मिली है, ये गवर्नमेंट के लिए क्या हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, आता है? हाँ तो पढ़ाई ये इसको भी गलत कर देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, ये क्या है इजमादी? रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, चलो क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये एसिड लायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। हाँ बोल दी मानो, ये लो, एसिड लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ये नॉर्मल इनकम है। प्रॉफिट हो रहा है ना, एसिड लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एसिड लायबिलिटी पे इफेक्ट किस पे पड़ता है? कैपिटल रिसिप्ट में। एक सेकंड, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दिस इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दोनों का मतलब सेम है। ये क्या है तब आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। ये कुछ देख लो इधर, क्यों कैपिटल रिसिप्ट क्या है गौरव? ये कैपिटल क्या? कैपिटल पार्टनर कैपिटल कहूं? कैपिटल क्या? क्यों क्यों क्यों? एक मिनट, हाँ जी, इसमें एसिड जा रही है तो ऐसे कम हो जाएंगे हमारे पास। पैसा आएगा? पैसा नहीं आएगा? पैसा आएगा, ठीक है। चलो बाकी आप देखें, खुद देखें बच्चों, ये देख लो इधर, फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक विक्टिम। अगर हमारे यहाँ अर्थक्वेक हुआ है और उसके जो भी विक्टिम्स हैं, जो कि जिनको चोट वोट लगी है, वहां से उनको क्या मिला है? कुछ हेल्प मिली है, तो ये भी क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। और डिविडेंड आपने इसमें फॉरेनर्स जो हैं हेल्प कर रहे हैं हमारे लोगों की, जिनको चोट वगैरह लगी है, जिनके घर टूट फूट गए हैं, ये इनकम है। और नॉर्मली और क्या, मैं आपको लू ही भेज लो 200 रुपए, आपको चोट लग गई है, ये ठीक करवा लेना, क्या वापस करोगे मुझे वो? हेलो क्या कर रहे हो? मैं आपको उधार दे रहा हूं। अगर मैं आपको कहता है ये लो पैसे उधार, तो आपकी क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन ये नॉर्मली क्या है? आपकी इनकम है। समझ में आया? वन वे ट्रांजेक्शन है ये। डिविडेंड कलेक्ट करना भी रिवेन्यू रिसिप्ट है। बोरिंग क्या ये? क्या ये? क्योंकि ये लोन लायबिलिटी क्रिएट करता है। गवर्नमेंट कॉलेज को फीस मिली, रिवेन्यू रिसिप्ट है। रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि दिया हुआ लोन वापस मिल गया आपको, एसेट्स कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन इनकम है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट तो होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। और क्या है? खत्म। चलो अब आ जाओ बच्चों, तुम किस पे? एक्सपेंडिचर्स पे। गवर्नमेंट फैनो पढ़ो सारे सारे फैन। अब ये यहाँ पे क्या है ना, आप पढ़ने जा रहे हो एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना खर्च कर सकती है अपने बजट के थ्रू, वो शो करती है। किस नाम से? एक्सपेंडिचर के थ्रू। एक्सपेंडिचर सिर्फ एस्टिमेशन है, ना कि एक्चुअल, क्योंकि बजट के अंदर गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, ना कि खर्च हो चुके हैं वो बताती है। तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है हम कितना खर्च करेंगे इस पूरे एक साल में। अच्छा, वो पता है बजट दो बार कब कब आता है? किस साल दो, मतलब कोई ऐसा स्पेशल ईयर नहीं है, बस सिचुएशन है। अरे गधो, कभी कभी बजट एक साल में दो बार भी आता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कब आता है वो?
भगवान, अरे यार हर साल एक बार ही आता है फरवरी में, पर किसी साल में 2 बार भी आता है बजट, मतलब गवर्नमेंट 2 बार बजट लेके आती है इसी साल के अंदर। वो कौन से साल में ऐसा होता है? ये फिर फरवरी। अबे मैं मंथ में पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ सुनो, मैं ही पूछ रहा हूं कि हर साल एक ही बार आता है बजट, लेकिन कभी कभी एक साल में 2 बार बजट गवर्नमेंट लेके आती है। वो ऐसा क्यों लेके आती है? जब गवर्नमेंट के नहीं, जब इलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे गवर्नमेंट वही रिपीट हो जाए फिर भी बजट दूसरा आएगा। और दूसरा जब इमरजेंसी होती है। तो मैंने कहा कि हर साल 2 बार आते हैं, मैंने कहा ना कभी कभी होता है ऐसा। और क्या इमरजेंसी भी हर बार लग जाता है? इमरजेंसी लास्ट कब लगा था? 2020 में, है ना? तो 2020 में 2 बार, हेलो, 2020 में 2 बार बजट आया था। क्यों पता है? देखो, जब फरवरी 1 में आया था तो उस टाइम पे कोरोना के मतलब इतना कुछ अवेयर नहीं थे लोग, और गवर्नमेंट भी इसको समझ रही थी चलो यार एक बीमारी है चली जाएगी। लेकिन फरवरी के बाद जब मार्च चला, मार्च के एंड में जब बहुत ज्यादा मतलब इमरजेंसी लग गई थी, तो गवर्नमेंट को लगा कि हमने जो बजट बनाया है जिसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे नॉर्मल चल रहा था, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैसे पैसा खर्च करना था, वहां पैसा खर्च करना था। अब सब कुछ बिगड़ चुका है, तो अब हमारा पैसा वहां इतना खर्च हो नहीं पाएगा, वहां ज्यादा खर्च होगा। तो गवर्नमेंट ने उसी लिए जून में, उसी साल जून में दोबारा बजट लेके आई एक नए चीज को देखते हुए। और दूसरा ये कब होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, देश की सरकार जब चेंज होती है, चेंज नहीं होती, शायद सरकार वही आ जाए फिर भी बजट फिर से पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बजट कौन कौन साल में 2 बार प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। तो जी बोलिए। नहीं कर सकते। देखो मैं बताता हूँ, मैं सुन लो, मेरी बात सुनो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। मैंने आपको ना जब बजट पढ़ाया था परसों, तो मैंने ये कहा था कि बजट 1 फरवरी को सिर्फ प्रेजेंट किया जाता है, लागू वो कब होता है? 1 अप्रैल से। उसको पूरे 2 महीने लगते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर लें। और अगर पूरे लोकसभा में 51% वोटिंग नहीं होती है उस बजट को के पक्ष में, फेवर में, तो वो पास नहीं हो पाता। फिर उसमें कुछ चेंज करना पड़ता है उन सरकार को जो सरकार में है, फाइनेंस मिनिस्टर, तब वो फिर लागू होता है चेंज करने के बाद। मैंने कहा था आपसे, है ना? प्राइम मिनिस्टर इसमें कोई रोल नहीं निभाता, इसमें सारा फाइनेंस मिनिस्टर ही रोल निभाता है, पूरा डिपार्टमेंट रोल निभाएगा। प्राइम मिनिस्टर कोई रोल इसमें है नहीं। प्राइम मिनिस्टर उस दिन रहेगा जिस दिन, प्रेसिडेंट का भी नहीं होगा इसमें, प्रेसिडेंट का भी नहीं होगा, प्रेसिडेंट का नहीं होगा। प्रेसिडेंट चेंज नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट हाँ ओपिनियन देगा, और वो उसके सामने जो लोग बैठे होंगे ना, सारे सांसद, काटो आवाज नहीं आती, भगा दो यहां से। तो वहां जो सारे सांसद बैठे होंगे वो सारे बोलते हैं कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो बाद में उसका अप्रूवल करता है, पार्लियामेंट का स्पीकर। चलो अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर जो है 2 तरह की होती हैं, खर्चे 2 तरह की होती है गवर्नमेंट के। एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां सिर्फ खर्चे ही होते हैं, जहां किसी भी ऐसे लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सिर्फ इफेक्ट कहां पड़ता है? कैपिटल में। ये नॉर्मल खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी को सैलरी पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, कुछ रिपेयर करवा लिया, है ना, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई उसे ठीक करवा लिया। तो नॉर्मल जो भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के डेली बेसिस पे, सड़क रिपेयर करवाई, नॉट बनाई, एक नई सड़क बन रही है तो वो इसमें नहीं आता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन एक सड़क बनी हुई है ऑलरेडी, उसे नया कराया जा रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आया? हमारी गवर्नमेंट बाहर से राफेल खरीद रही है, ठीक है, 5,000 करोड़ का एक है, तो कितने हो गए? 25,000 करोड़ रुपए का राफेल फाइटर जेट। ठीक है, बहुत साल हो गए,
राफेल राफेल जो भी है यार, ठीक है। तो ये कौन से खर्चे बताओ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, दो चीज बताता हूं बच्चों, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस और एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट दोनों सेम है क्या? समझ में आया दोनों का मतलब? एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस और एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट दोनों सेम चीज नहीं है और दोनों के खर्चे भी सेम नहीं है। अगर समझाऊं तो डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो, जितना पैसा लड़ाई में खर्च नहीं होता उतना पैसा हमारी गवर्नमेंट उनके सर्विस में डेली बेस पे ट्रेनिंग होती है ना, डेली बेस पे इतना पैसा लगता है ट्रेनिंग, वो डेली ट्रेन करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं कि एक बार भर्ती हो गए उसके बैठ गए भैया आप तो लड़ाई जब होगी जब लड़ेंगे हम, नहीं ऐसा नहीं होता। वो डेली अपने आप को ट्रेन करते हैं, जैसे जैसे लड़ाई होती है वैसे ही ट्रेन करते हैं और उसमें पैसा खर्च होता है, रियल गोली चलती हैं, पैसा खर्च होता है, ठीक है। उनके डेली खाने पैसा खर्च होता है, तो वो सारे खर्चे कौन से हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन उन्हीं आर्मी के लिए अगर कोई चीज खरीदी आ रही है बाहर से हजारों करोड़ रुपए की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आया? तो डिफेंस सर्विस भी लिखा हुआ है ना, तो कई बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, है ना। डिफेंस सर्विस और डिफेंस इक्विपमेंट दो अलग चीज है। समझ में आ गया? तो बच्चे रिवेन्यूशिप क्या है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये नॉर्मली खर्चे होते हैं जहां पे किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है डेली बेस पे होने वाले खर्चे। इतने आप बैठे हो, इतने कितने गवर्नमेंट कितने खर्चे हो चुके होंगे, है ना। हम इतने पढ़ रहे होते कितने गवर्नमेंट खर्चे हो चुके होंगे, कितना लॉस हो चुका होगा। रिकरिंग मतलब होता है डेली बेस पे होने वाले, लगातार होने वाले। नॉन रिकरिंग होता है जो कभी कभार होते हैं, हमेशा नहीं होते, ये हर समय नहीं होते, ठीक है। इट इज अ इनकर्ड नॉर्मल फंक्शनिंग द गवर्नमेंट, ये नॉर्मल है जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। द प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विस, और मतलब ये बहुत सारे अलग अलग सर्विस के खर्चे रहते ही हैं, मतलब प्रोविजन बना लेते हैं। पेमेंट फॉर सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ये समझ में आया? ये समझ में आया? एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये समझ में आया? जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन खर्चे तो होते हैं। जैसे अगर आपको आधार कार्ड में कुछ ठीक करवाना है तो उनका ऑफिस जाओ, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ऐसे? वो पूरा ऑफिस चल रहा है ऐसे? तो खर्चे होते हैं, तो वहां के खर्चे, ठीक है। डिफेंस सर्विस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, ग्रांट टू स्टेट, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट यहाँ पे खर्च कर रही है किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट पे, है ना। किस पे? स्टेट गवर्नमेंट। देखो बजट अभी ना, आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरे बजट का 1% भी नहीं है। जिस तरह बजट एक्चुअल में होता है उसका पूरा ज्ञान लेने के लिए आपको हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अभी पूरे बजट का ये 1% भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। जीएसटी से पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे आते थे, जीएसटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कम आ रहे हैं, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट ने धरना दे दिया उस टाइम के मुख्यमंत्रियों ने कि मतलब अपोजिशन पार्टी के मुख्यमंत्री कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पास इनकम कम हो जाएगी। फिर एक और तरकीब निकाली, बहुत सब कुछ तरीका होता है इसके अंदर। तो उसके लिए हायर एजुकेशन पे जाओगे तो जीएसटी के बारे में पढ़ोगे, और क्या पता आप में से कोई आगे जाके जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाए, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। चलो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है अभी सुनो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे खर्चे जहां सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी की बात की जाएगी, और तुम खर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली एसेट्स आने वाली है, तो एसेट्स आपकी क्या होगी? अब क्रिएट होगी। और तुम पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो पैसा जा रहा है आपके यहाँ से, तो शायद आपकी लायबिलिटी क्या होने वाली है? कम। जैसे आपने वापस कर दिया किसी का लोन, पैसा गया, लायबिलिटी कम हो गई। आपने कुछ एसेट्स खरीद ली, पैसा गया और आपकी एसेट्स बढ़ गई, ठीक है। अब आप गवर्नमेंट है और आपने किसी दूसरे कंट्री से कुछ एसेट्स खरीद ली, सबमरीन खरीद लिए आर्मीज के लिए, नेवी के लिए, ठीक है। यू नो सबमरीन, सबमरीन जानते हो, ठीक है। तो वो खरीद लिया आपने, और ये कोई नॉर्मल अमाउंट में नहीं आता, ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट में आता है सब कुछ। तो ये आपने खरीद लिया, अब ऐसे खरीदने से पैसा जा रहा है, पर ये कौन से खर्चे हैं? ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन से वाले? क्योंकि ऐसे एसेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा खर्चा आपको लग रहा है जहां गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, यहाँ ये हर बार नहीं होते, ये हमारी गवर्नमेंट के कैपिटल स्टॉक को बढ़ाती है ना, और ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को और
बढ़ा सके लॉन्ग पीरियड तक के लिए। डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग चलते रहेंगे इससे, लाइक मेट्रो, फ्लाईओवर्स, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मेट्रो बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना। लोन देना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ती है। हेलो, बता का लोन बता कार्तिक, लोन देने से क्या होता है? ऐसे बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है लोन देने से। कौन ही मारो ना पीछे, सारा दिमाग आ जाएगा। किसको दे रहे हैं? स्टेट। यहाँ यहाँ देख, कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है तेरे को? क्या ये क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? बाकी चीज बसता रहेगा, अपने बस रहा तू। लोन टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट्स को लोन देना गवर्नमेंट के लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ती है। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज या दूसरे स्टेट, जो स्टेट निकला जाता है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो वो किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक्सपेंडिचर इन बिल्डिंग रोड्स, ठीक है, मतलब रोड बनाने में जो खर्चा है वो भी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज और परचेजिंग ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, लोन वापस कर दिया, लायबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल ज्यादा सच्चा समझ में आता है। सब्सिडी पे करना, सब्सिडी पे करना, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी पे कर रही है तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं सब्सिडी, इसी चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर रही है, इससे गवर्नमेंट के बजट में इंपैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट को ज्यादा लॉस हो रहा है, आप इसके फेवर में हैं, ये रहना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को अपनी सब्सिडी कम कर देनी चाहिए? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का केस बेस पे। तो आप उसमें क्या बताएंगे? आप उसमें बताएंगे, देखो यहाँ पे दोनों तरह के इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, आप अपनी सोच से आंसर लिखोगे, दूसरा बंदा दोनों उसकी सोच से आंसर लिखेगा। इसलिए पता क्या होता है, अकाउंट का एग्जाम में क्या होता है कि आपको भी 2000 लिखना है, दूसरे बंदे को भी 2000 लिखना है, इसलिए वहां वो एक तो गलत होगा तो गलत ही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टीचर पढ़ेगा पूरा आंसर, क्योंकि दो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पे जो समझ के लिख रहा है। एक बंदा ये लिख रहा है कि सब्सिडी गवर्नमेंट को नहीं पे करना चाहिए, इससे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पे हुआ प्रेशर पड़ता है, उसको लॉस होता है, जिसकी वजह से अनदर डेवलपिंग वर्क में प्रॉब्लम आएगी और देश कम रेट से ग्रो करेगा। ये उसकी सोच है, गलत नहीं है, नहीं है ना। लेकिन दूसरा बंदा क्या लिख रहा है कि ये सही है, क्योंकि सब्सिडी पे करने से कहीं ना कहीं, अगर मान लो हमें कब सब्सिडी मिल रही है तो हम जब भी तो खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को, ये तो महंगा पड़ेगा, और अगर हम खरीद रहे हैं तो उसका बिजनेस चल रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर से गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है तो उधर से एक फायदा भी हो रहा है। अब दोनों का आंसर सही है ये, इसलिए इकोनॉमिक्स में जिसने समझ के लिख दिया वो गलत नहीं होता, अगर सही होना चाहिए। सही है दोनों, और इसलिए हमें करना पड़ता है, हमें सारे आंसर पढ़ के टिक करने पड़ते हैं वहां पे। और जो आपके आंसर की में है, आंसर की में हम नहीं देखते, ऐसे आंसर को हम आंसर की में देखते ही नहीं है। आंसर की में मान लो फेवर में है कि गवर्नमेंट टैक्स नहीं देना चाहिए, सब्सिडी नहीं देना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सब्सिडी दे भी रहा है, जो अलग दूसरा आंसर ले रहा है वो भी ठीक है, तो दोनों का आंसर देना पड़ता है, क्योंकि वहां जो आंसर की मिली होती है वो परफेक्टली सही, पूरी तरह सही नहीं है, सही है पर पूरी तरह नहीं है। तो इसलिए वहां पे कहते हैं कि जो भी आप लिख रहे हो अगर वो रिलेट कर रहा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग दोनों ठीक है, दोनों अपने। अच्छा, डेवलपिंग कंट्री के लिए सब्सिडी देना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, लेकिन अगर डेवलप कंट्री है तो वहां सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। डेवलप कंट्री क्या होती है पता है आपको? डेवलप कंट्री वो होती है जहां लोग मिडिल क्लास से सारे ही, मतलब ऑलमोस्ट सारे, तो उनको क्या जरूरत पड़ रही है सब्सिडी की, है ना। लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री में मोस्टली लोग नीचे हैं, है ना, तो उनको जरूरत है। चलिए आइए, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट, ये बताया था मैंने आपको, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिफेंस पे कैपिटल इक्विपमेंट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती है। गिफ्ट देना, ग्रांट देना किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ये सब गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे किसी भी ऐसी लायबिलिटी इफेक्ट
नहीं पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, गवर्नमेंट अपने अपने सरकारी स्कूल बना रही है, तो ये गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नए स्कूल बन रहे हैं, ना कि स्कूल रिपेयर किए जा रहे हैं। क्या होता है? गंदे बच्चे हो तुम लोग। एक तो इनकी मोटी आवाज है ना, तो तुम्हें गलत सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो टी की जगह कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ दीदी आप। ये गंदे बच्चे हैं, ये इनकी ऐंट में टेंट, इनको सबको 10 लगे, इनको सबको 10 लगे, इनका टंकी खाली हो जाए। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं डांस कर रहा हूं पोल लेके पोल डांस, पोल पूल है, पोल होता है ना, पूल तो अलग होता है। तो समझ नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश भाई, तू इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ता, इंग्लिश से बोल रहा हूँ मैं। नाम मरियम रखने से शिखर इंटरनेशनल है भाई, हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिख रहा है वो। तुमने इंग्लिश वर्ड को लिख दिया वहां पे, तब भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हाँ, हिंदी वर्ड को शिखर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो क्या ब्रांड स्कूल है भाई? समझ नहीं रहे तुम यार। हाँ तो यही तो क्रिएटिविटी है भाई, यही तो क्रिएटिविटी है। देखियो, ये पता ही नहीं है, हिंदी वर्ड को इंग्लिश में करना। फार्म हाउस के स्कूल में भाई क्रिएटिविटी देख रहा तू, जहां ऐसे क्रिएटिविटी वहां बन जाता है। अब ये दोनों दुकानें एसी फ्रिज की रिपेयर शॉप थी, बना दिया ना। अभी हम इसके डिस्कस बाद में करते हैं, चलो अभी क्वेश्चन आया था। नहीं मैं बताऊंगा थोड़ा सा। चलो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंस सर्विसेज। बच्चों डिफेंस सर्विसेज है तो ये नॉर्मल कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें आप लोन वापस कर रहे हो। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज। ऋतिक, ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या फर्क होता है? हाँ दोनों हाजी, कोई नहीं बोलेगा। आप बताएं पांडे जी, आप बताएं ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या फर्क होता है? भैया दोनों हवा में रहते हैं, दोनों पे चलते हैं हम। बताओ दी, बताओ। नहीं पता? आप बताओ सैनी जी। यार तो पता होना चाहिए था। आप बताएं। और ब्रिज पे साइकिल चलती है। तो एकदम छोटे छोटे नॉलेज होनी चाहिए आपको। ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या फर्क है? हाँ, अगर किसी भी वाटर बॉडीज के ऊपर अगर कोई सड़क है तो वो ब्रिज है, और लैंड के ऊपर है तो वो फ्लाईओवर है। दोनों हवा में होती है। ऐसा कर दिया ऐसे। हेलो, चलिए ईशान, अमाउंट रिवेन्यू स्पेंडिंग में पैसे जाते हैं, नॉर्मल खर्चे होते हैं। रेवेन्यू स्टेट में पैसे आते हैं, नॉर्मल इनकम होती है। अमाउंट बोरो फ्रॉम यूएसए रीपेड, जो लोन लिया था उसे रीपे कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। परचेज आर 20 क्रेन बाय योगी आदित्यनाथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। ऑटो चलाते हैं, बुलडोजर, बुलडोजर चलाता है वो, सड़क बनानी है। आप बुलडोजर, बुलडोजर क्या होता है? बुलडोजर होता है क्या बता पहले? जो जैसे सड़क बनती है रोलर वाला भाई, उसको कहते हैं हिंदी में बुलडोजर। जॉइंट लेबर का बुलडोजर। चलिए बच्चों, इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हेलो,
वाइंड अप करते हैं यहीं पे। अगला पार्ट